इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, लगभग प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। कुछ ऐसे भी टॉपिक हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी आ जाएं। सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, वह है भारत की अवस्थिति की। क्या पढ़नी है? लोकेशन पढ़नी है। पृथ्वी के ऊपर इसकी लोकेशन क्या है, ग्लोब पर लोकेशन क्या है। लोकेशन का सीधा सीधा मतलब तो यही होता है कि भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो प्रश्न आएगा, भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है और कौन से देशांतरों में स्थित है। तो टॉपिक तो छोटा सा ही है फिर ये तो है। सबसे पहला बिंदु तो आपके सामने यही बनता है कि भारत की ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतरों की जानकारी हमें ग्लोब के संदर्भ में रहती है। हमने याद की हुई भी है कि हमने ग्लोब पर स्थानों के एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए जो गणितीय माप लिया था, जो सबसे पहले तो इरेटोस्थनीज ने खींच दी थी असमान लंबाई पर, फिर उसके बाद में समान दूरी पर खींची हिपार्कस ने खींची। टॉलमी ने फिर इनको अक्षांश देशांतर नाम दिया और आप लोगों ने फिर पूरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं समान दूरी पर बनाई थी ना प्रक्षेप में। तो हालांकि किताबों में आपका नाम नहीं आया, लिखना भूल गए हो। टॉलमी तक का याद है, उसके बाद का अपडेट नहीं किया गया है किताबों को। तो उसके बाद में आप सबका भी नाम जुड़ना चाहिए कि हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने इरेटोस्थनीज की तरह खींची हैं, जिनके बीच की दूरियां असमान है, क्योंकि नाप कर नहीं खींची ना। नाप की खींची ये थे हैं। हाँ, तो कई तारमो टोलमी ही, कई इरेटोस्थनीज ही। हाँ। और कई थेल्स एनेक्सिमेंडर का भी है कि क्या कि अक्षांश देशांतर रेखा चपटी है, कौन नहीं खींचा। तो कुछ लोगों ने नहीं भी खींची है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, इस बारे में हमें यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते अक्षांश और देशांतरों का परिचय लेना आवश्यक नहीं है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि हम जानते हैं अक्षांश और देशांतरों का निर्माण कैसे किया जाता है। ग्लोब के ऊपर हमने भारत की लोकेशन देखना चाहा, तो ग्लोब के ऊपर आपने जो ऐसी रेखाएं खींची थी, अक्षांश जिनको हमने नाम दिया था, इनके संदर्भ में देखा जाए तो जो 0 डिग्री का अक्षांश है उसके उत्तर में भारत है, या हम कह दें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत में जो भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं ही होंगी। दूसरी बात, हमने जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाते हुए जो खड़ी रेखाएं खींची थी, जिनको नाम दिया था कौन सी?
देशांतर रेखाएं। उन देशांतर रेखाओं को यदि देखा जाए तो उनमें जो 0 डिग्री का देशांतर था ग्रीनविच से गुजरने वाला, उस देशांतर से जैसे ही हम पूर्व की ओर चलते हैं तब हमें भारत मिलता है। तो भारत में से गुजरने वाले ये सभी जो देशांतर हैं वो पूर्वी देशांतर के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ ये प्रश्न डिस्कस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें प्रश्न तो अक्षांश और देशांतर का ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें हमें जो ऑप्शन देगा एग्जामिनर वो हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछकर उन अक्षांशों के साथ में दक्षिणी अक्षांश ऐसे लिख सकता है। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो सारे अक्षांश जो भारत से गुजरेंगे वो उत्तरी अक्षांश होंगे, कोई भी दक्षिणी अक्षांश नहीं गुजर सकता। दूसरी बात, जितने भी देशांतर भारत के अंदर से गुजरेंगे वो सारे के सारे देशांतर पूर्वी देशांतर के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि भारत की अवस्थिति की ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 तक चलते हैं तब आती है। तो देशांतरों के साथ में कहीं भी एग्जामिनर पश्चिम लगाए तो वो भारत का देशांतर नहीं हो सकता। भारत पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसके सभी देशांतर जो भी गुजरेंगे वो कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आपके सामने यही है कि भारत कौन से अक्षांशों में है और कौन से देशांतरों में है। भारत की अवस्थिति की ग्लोब पर देखने के बाद में हम भारत के मानचित्र पर इसकी वास्तविक अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जिन अक्षांशों और देशांतरों को देखना है वो बीच वाले नहीं देखने, किनारे वाले देखने, तो दिखने चाहिए। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इस सबसे दक्षिणी बिंदु की हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो ग्लोब के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष यहाँ जो कोण बनता है वो 8 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और मुख्य भूमि का जो सुदूर उत्तरी बिंदु है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में। भारत के कुछ द्वीप जो समुद्र में स्थित हैं वो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है उससे भी काफ़ी नीचे तक फैले हुए हैं, और हमारा जो सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, निकोबार में अंतिम वो द्वीप है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का ये जो दक्षिणी किनारा है ये 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। अधिकांश यही प्रश्न आता है। कभी कभार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द्वीप समूह सहित विस्तार कितना है, या द्वीप पर जहाँ तक हमारा अधिकार है वो अंतिम पॉइंट कहाँ पर है, कौन से अक्षांश पर है। तो वो 6 डिग्री
45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि ग्रेट निकोबार का दक्षिणी पॉइंट है और जिसका नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। और जो एक्चुअल जगह है वो पानी में डूब गई है। जो वास्तव में भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु था वो पानी में डूब गया है, लेकिन वापस ऊपर आ जाएगा। भारत का अपना हाँ दक्षिणतम बिंदु अब नया नहीं मानेंगे, एक बार हम वेट कर रहे हैं कि वो वापस ऊपर आ जाए। और डूबा हुआ है तो भी कहीं कोई चला तो गया नहीं है, वहीं पे है नीचे, तो वो भारत का दक्षिणी बिंदु है। पानी थोड़ा कम होगा तो वापस दिखेगा हमें। अक्षांशों में देखा जाए तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक लगभग 29 डिग्री और 2 मिनट में ये विस्तार हुआ। कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट में से आप माइनस करें 8 डिग्री और 4 मिनट, तो 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों में भारत का विस्तार है। एक गोलार्ध में भूमध्य रेखा से आप ध्रुव तक जाओगे तो 90 अक्षांश होते हैं और 90 में से लगभग 30 अक्षांशों के ऊपर इस देश का विस्तार है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस गोलार्ध के समस्त अक्षांशीय विस्तार के 1/3 भाग के ऊपर भारत फैला हुआ है। 1/3 अक्षांशों में है, 30 डिग्री के लगभग ये है। दूसरा प्रश्न आपको देशांतरीय स्थिति का पूछा जाता है। देशांतरीय स्थिति में देखा जाए तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और इस किनारे पर जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो अब देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये 97 डिग्री 25 मिनट में से हम यदि 68 डिग्री 7 मिनट घटाते हैं तो 29 डिग्री और 18 मिनट। तो कितने देशांतरों में विस्तार है? 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतरों में विस्तार है। लगभग 30 में मान सकते हैं। तो दोनों का ही एवरेज आपके सामने ये आया है कि भारत 30 डिग्री अक्षांशों में और 30 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध के 1/3 भाग पर है। 90 अक्षांशों में से कितना? 30 पर है। देशांतरीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी ये 30 देशांतरों में है और ये 30 देशांतर यदि देखे जाएं पूर्वी गोलार्ध के, तो पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं? 180। 180 में से 30 का मतलब छठा भाग पूर्वी गोलार्ध के 1/6 भाग पर है। और पृथ्वी का समस्त जो देशांतरीय विस्तार है उसमें यदि देखा जाए तो समस्त देशांतरीय विस्तार में तो 360 देशांतर हैं। 360 में से 30 हैं तो 12वां हिस्सा। तो समस्त देशांतरीय विस्तार के 1/12 भाग में और केवल पूर्वी गोलार्ध का देखा जाए तो उसके 1/6 भाग में इसका विस्तार है। अक्षांशों और देशांतरों दोनों में ही विस्तार 30 डिग्री के आसपास आ रहा है, लेकिन हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और पूर्व पश्चिम दिशा में थोड़ी कम मिलती है। अब इसमें हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक समान है तो ये लंबाइयाँ भी दोनों एक समान होनी चाहिए थी। वो इसलिए एक समान नहीं है क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी तो कैसी चल रही है? समान चल रही है। लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर तो सबसे ज़्यादा थी। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितनी अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आए तो देशांतर पास आते जा रहे हैं।
अगर यही भारत इतनी ही लंबाई में और ऊपर स्थित होता तो इसमें से 30 के बजाय 35 देशांतर गुजर जाते, और ऊपर यदि हम इसको खिसका देते तो इतने ही विस्तार के साथ में इसमें से 60 देशांतर गुजर सकते थे, 100 गुजर सकते थे, और ये ध्रुव पर होता तो इसमें से पूरे 360 गुजर जाते, क्योंकि ऊपर की ओर चलने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। इसलिए देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो 29 डिग्री 2 मिनट है उसकी तुलना में 29 डिग्री 18 मिनट अर्थात ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि ये चौड़ाई कम क्यों है, तो इसका कारण ये है कि देशांतर पास आते गए हैं, इसलिए ये चौड़ाई आपको कम मिली है। अब एग्जामिनर आपको यहाँ से प्रश्न करेगा, उसमें ये पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है और पहला ऑप्शन लिखेगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। इसलिए लिखेगा क्योंकि हमें याद है। हाँ। बस इतना ही तो कंफ्यूज करवाना है कि आप प्रश्न पढ़कर ऑप्शन तक आए, तब आपका दिमाग भारत को भूलकर राजस्थान याद रख ले। एग्जामिनर के लिए छोटी सी मेहनत है और हम उसका अनुसरण कर लेते हैं कई बार कि हाँ वो तो पढ़ेड़ी हुई है, सही है। दूसरा, मान लीजिए यहाँ हम समझ गए कि अच्छा भारत का पूछा है और राजस्थान के ऑप्शन दे रखा है, मूर्ख समझा गया हमें है? तो दूसरा ऑप्शन वो देगा 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या, साउथ लिख दिया। और यदि हम परीक्षा में ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा लक्ष्य है, उसके सामने छोटी बातें कई बार गौण हो जाती हैं। तो वो या तो एस लिखता है या हिंदी में लिखता है तो ऐसे लिखता है द। दक्षिण भी पूरा नहीं लिखता, कई बार क्या लिखता है, द लिखता है। तो कई बार ध्यान नहीं पड़े, इसलिए ऐसी कोशिश की जाती है कि आप इसे ही समझो, तब इसको टिक कर सकते हैं। और ऐसा करना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरी बात, वो आपको ऑप्शन दे सकता है 8 डिग्री 04 मिनट साउथ से 37 डिग्री 06 मिनट नॉर्थ। ऐसा ऑप्शन बनाने का एग्जामिनर का टारगेट ये होता है, जैसे देखिए 2 ऑप्शन बना दिए, ऐसा ऑप्शन बनाकर वो आपको इस एस से डाइवर्ट कर रहा है और वो आपका ध्यान ले जाना चाह रहा है 4 और 04 पर कि तो एस ने एक बार छोड़, तो अनदेख 4 और 04। तो हम गहनता से विचार करते हैं, इम 4 04 इम 6 06 ऐसे कैसे आए। तब हम इस पर विचार करते हैं कि 06 सही है कि केवल 6 सही है। इतने में ये एस वाली बात भूल जाते हैं, जबकि वास्तव में ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर वो ऐसे लिख सकता है, तो अब और भी समस्या हो गई कि 4 है 04 है या 40 है। डिलीट गए उसी और पहला ऑप्शन मिटा शू माल। तो इसका सही उत्तर है डी, जो अभी लिखा नहीं गया है। एक्चुअल में जो वास्तविक स्थिति आपने देखी थी, जो 8 डिग्री 4 लिखें चाहे 04 लिखें, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 4 को 40 कभी नहीं समझना है, 4 और 40 में 36 का डिफरेंस है।
तो कई बार हम अपने खुद के तर्क लेते थे ना, उसे तर्क ये और इसके अनुसार आपका अनुमान ये है और ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष कई बार निकाल लेते हैं कि आगे जो पॉइंट का आगे जो आया करे अभी के आगे 0 लगाओ, चाहे जी आप लगाया करा 7.5 लिख दो, चाहे 7.50 लिख दो। ये कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं करना है। वो 7.5 है, ये 8.4 नहीं है। 8.4 होता तो 8.40 कर देते चाहे। ये 8 डिग्री और 4 मिनट है, और ये मिनट 100 में से नहीं है, ये 60 में से हैं। 100 में से हो तब भी आप ऐसा हो कि डायरेक्ट पॉइंट में बदल दो, लेकिन 100 में से नहीं है। किस में से हैं? 60 में से हैं। तो उस कंसेप्ट में नहीं चलना है कि 40 है तो भी वही बात है। अगर ये ऑप्शन एग्जामिनर नहीं भी दे, ऐसा दे दे, तो ये एग्जैक्ट सही तो नहीं है, लेकिन जितने भी विकल्प हैं उनमें सबसे ज़्यादा सही यही है। तो हो सकता है कि वो आपको 8 डिग्री 4 मिनट नहीं दे, 8 डिग्री ही लिख दे। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें 4 लिखा हुआ है चाहे साथ में एस हो उसको कर दें कि देखो इम 8 ही लिखे इम 8 4 है, एस लिखवा में तो गलती हुई है, तो एग्जामिनर की गलती को हम सुधार देते हैं। ये क्योंकि इस टॉपिक में से वो प्रश्न बनाएगा तो उसके पास प्रश्न बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। उसको एक सरल सा प्रश्न पूछकर आपका गलत करवाना है। टारगेट तो उसके दिमाग में तो एक ही बात है, पेपर बनाने वाले के दिमाग में ये रहता है कि वो गलत क्या हुआ है, वो गलत क्या कर सका है। तारे दिमाग में यहाँ चाल बुक रहेगा आप वो प्रश्न सही क्या करा, और वो उल्टा सोच रहा होता है। तो हम सही करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने जाल पहले ही बिछाया हुआ है कि कैसे गलत करवाएंगे उसका। तो इससे जाल में कई फंसते जाते हैं, और वह ऐसा चाहता है कि इसमें से 782 लोग निकलें। 793 ही है, हाँ 793 लोग निकलें, बाकी इसमें ही फंस जाएं। तो ऐसा उसका टारगेट है। ये हुई पहली बात। दूसरा, देशांतर का प्रश्न करेगा वो कभी कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। और देशांतरीय विस्तार में पहला ऑप्शन आपको अक्षांश वाला रख दे कि पूछ लिया भारत के देशांतरीय विस्तार को बताइए, और लिख दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो देशांतर पूछ के ऑप्शन किसका दिया? अक्षांश का दिया। दूसरी बात, देशांतर भारत का पूछा और ऑप्शन दे दिया आपको राजस्थान का, 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट, ये दे दिए। तो यहाँ हमें यह लगता है कि यहाँ का ऑप्शन आया तो आप कड़ाई पकड़ ले सा उत्तर। यहाँ ये बात करने में और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पेपर हल करने में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ठीक वैसे ही है जैसे मैच देखने में और मैच खेलने में होता है। तो मैच देखने वाला तो ये सोचता है कि ये बॉल पर बोल्ड होया करेगा, ये पर तो यहाँ होने देता हूँ 6 जाता, और बटे खेले जहाँ बेरो पड़ जाए बोल्ड हो जाए, तो पेपर देने जना बोल्ड हो जाए और बाहर खड़े हो चुका वही गलत हो गई तेरो, वो तो मन नहीं आओ है, वो तो मन नहीं पूछ जा। तो दूसरा व्यक्ति जो तैयारी नहीं कर रहा था, परीक्षा नहीं दे रहा था, वो भी आप में कमी निकालेगा कि वो भी कोई गलत तो बढ़ोगे, वो तो मन नहीं आवे। तो ऐसे पता नहीं आता तो हमको भी है, लेकिन वहाँ उस दबाव में गलत हो जाता है कई बार, और होंगे भी। अगर सारे सही हो जाएं तो फिर मेरिट बनाना मुश्किल हो जाएगा ना। सबके बराबर नंबर आ जाएं पूरे में से पूरे, तो फिर किसको लें? बेहूँ कौन ले तो RPSC। तो अक्षांश की बात कर, वो तो बात हो गई थी ना एक दिन।
तो अक्षांश और देशांतर का एक बेसिक सा प्रश्न पूछा जा सकता है। अवस्थितिकी का पहला पॉइंट यही बनता है। दूसरी बात, इन देशांतरों के सापेक्ष वो आपको सूर्य के दिखाई देने में समय के अंतर का प्रश्न भी करेगा। तो पहला बिंदु हम लिखते हैं भारत की अवस्थितिकी के टॉपिक में। भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति। और इसके सामने लिखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। दूसरा बिंदु लिखिए नीचे परंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी अक्षांशीय अवस्थिति की 6 डिग्री 45 मिनट है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अक्षांशीय स्थिति में एक तो मुख्य भूमि की बात हो गई और एक दक्षिणतम बिंदु की बात होगी जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। कुल अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का देखा जाए तो कितने अक्षांशों में है? 29 डिग्री 2 मिनट में। लिखिए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बराबर इसमें माइनस करना है आपको 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट बराबर 29 डिग्री 2 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार है हमारा। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, नेक्स्ट लिखिए भारत की देशांतरीय अवस्थितिकी इसके सामने लिखिए 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर। नीचे लिखिए, कुल देशांतरीय विस्तार बराबर कुल देशांतरीय विस्तार बराबर 97 डिग्री 25 मिनट में से आपको 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करना है। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे और आंसर आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो अब स्थिति यह है कि अक्षांशों में भी लगभग 30 और देशांतरों में भी लगभग 30 डिग्री में भारत का विस्तार है। इस विस्तार को यदि अक्षांशीय संदर्भ में देखें तो उत्तरी गोलार्ध के 1/3 भाग पर, देशांतरीय संदर्भ में देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध के 1/6 भाग पर या संपूर्ण पृथ्वी के 1/12 देशांतरों में इसका विस्तार है। तो लिखिए, अतः भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में, लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में है, जो उत्तरी गोलार्ध के कुल अक्षांशीय विस्तार का 1/3 है। कुल अक्षांशीय विस्तार का 1/3 है। दूसरा बिंदु, भारत का पूर्व पश्चिम दिशा में देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री देशांतरों में है, लगभग 30 डिग्री देशांतरों में है, जो पूर्वी गोलार्ध के देशांतरीय विस्तार का 1/6, पूर्वी गोलार्ध के देशांतरीय विस्तार का 1/6 तथा समस्त पृथ्वी के देशांतरीय विस्तार का 1/12वां भाग है। एक बटा 12वां भाग। यदि भारत का हम विस्तार देखें उत्तर दक्षिण दिशा में, तो सुदूर उत्तरी बिंदु से लेकर इस दक्षिणी बिंदु तक भारत 3214 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। वहीं अगर पूर्व पश्चिम दिशा में देखा जाए
तो ये है 2933 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो भारत की उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर में, और पूर्व पश्चिम दिशा में है कितना, 2933 किलोमीटर में। उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में ज़्यादा है। कई बार ऐसा एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की अवस्थितिकी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो, और कथन आ जाए कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में कम है, तो ऐसा कथन गलत है। उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में ज़्यादा है। और यही प्रश्न राजस्थान के लिए कर लिया जाए तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई तो है 826 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम में ज़्यादा लंबा है, जबकि भारत पूर्व पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण में लंबा है। एक बार ऐसे स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न किया गया कि भारत एवं राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार की तुलना में अधिक है, तो दोनों के लिए बात एक जैसी लिख दी गई। अब ये बात एक के लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए गलत है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो इस सबसे उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल या इंदिरा पास है जो काराकोरम से मध्य एशिया की ओर जाने का मार्ग है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमिका है यहाँ पर वो है कन्या कुमारी, केप कुमारीन। ये दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पूर्वी किनारे पर चलेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु, और इस पश्चिमी किनारे पर चलेंगे यहाँ गुजरात में तो पश्चिमी किनारे पर है गुहार मोती, जिसमें ये सबसे इसका पश्चिमी बिंदु है। तो चारों बिंदु उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु भारत के सुदूर कौन से हैं। दक्षिण में मुख्य भूमि से बाहर यहाँ आपने देखा था कौन सा, इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि में हमने देखा है कौन सा, कन्याकुमारी। तो लिखिए अगला बिंदु, लिखिए भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार उत्तर में इंदिरा कौल से लेकर इंदिरा कौल जो कि लद्दाख का एरिया है, इंदिरा कौल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी जो कि यहाँ पर है किसका, तमिलनाडु का भाग। उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर में इंदिरा कौल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की 3214 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा बिंदु, पूर्व पश्चिम विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर पश्चिम में गुजरात के घुआर मोती तक 2933 किलोमीटर की लंबाई में है। 2933 किलोमीटर की लंबाई में है। अतः भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में अधिक है। उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई की तुलना में अधिक है। कुल क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सामान्यतः वर्ग किलोमीटर में ही पूछते हैं। वर्ग मील में यदि देखा जाए तो लगभग 12,69,219 वर्ग मील है, जो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। तो लिखिए अगला बिंदु, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 12,69,219 वर्ग मील है। 12,69,219 वर्ग मील है, जो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। लगभग 2.4% है। ये विस्तार की बात हुई। यदि आकृति की बात पूछी जाए तो भारत की आकृति एक पतंग जैसी है। कैसी? पहले जो पतंग होती थी वैसी, क्योंकि आजकल पतंग की कई प्रकार की डिज़ाइन है। तो जो एक मानक पतंग की डिज़ाइन होती है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो ते कहते लो लाइट आड़ो तो और क्या कोई हुआ है। तो पतंगाकार आकृति है ये, जिसमें सीधी ताड़ी लगी हुई है। एक ऐसे घुमा के लगा दो आप, तो भारत का पतंग बना के उड़ा सकते हो। तो आकृति के बारे में प्रश्न आ जाए तो कैसी है? लिखिए, भारत की आकृति पतंगाकार है। क्षेत्रफल का पॉइंट लिख लिया था ना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और विश्व में नंबर कौन सा है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्योंकि बातें हैं तो बहुत सामान्य सी, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, कैसे आकार का है भारत का, विश्व में कौन सा स्थान है, ऐसे। इसके बाद में देखिए
ये जो पूर्वी किनारा है और ये पश्चिमी किनारा, इन दोनों पर सूर्य के दिखाई देने में हमें समय का अंतर मिलता है, और ये अंतर कितना है उसको हमें कैलकुलेट करना है। पृथ्वी का घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ऐसी स्थिति में भारत के जिस भाग में सूर्य सबसे पहले दिखेगा वो भाग ये है, और सबसे अंत में जिस जगह दिखेगा वो जगह ये है। तो पूर्वी भागों में पहले दिखेगा और पश्चिमी भागों में बाद में दिखेगा। पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर कितना है ये पूछा जाए तो वैसे तो लगभग के ऑप्शन आएंगे, तो आप ध्यान में रखो 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे का प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर सूर्य के दिखने में समय का अंतर 2 घंटे का है, तो ऑप्शन ऐसे दे देंगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। तो कितना है? 2 घंटे का अंतर मिलता है। क्यों मिलता है? इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा यदि डिटेल से करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो होता है कितने टाइम में? 24 घंटे में होता है। और 24 घंटे के घूर्णन में पृथ्वी पूरा घूम जाती है, तो सूर्य के सामने से कितने देशांतर पार होते हैं? चलो, देशांतरीय विस्तार के आधार पर हमें भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर सूर्य के दिखने में समय का जो अंतर पूछा जाता है उसकी देशांतरों के संबंध में गणना कैसे करते हैं? 24 घंटे में पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा होता है, और इन 24 घंटे में सूर्य के सामने से (360 देशांतर पार होते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर हैं और 24 घंटे में घूर्णन पूरा हुआ तो 360 पार हो गए। इसी बात को हम 1 घंटे के संदर्भ में ज्ञात करें तो 1 घंटे में सूर्य के सामने से पार होंगे 360 बट्टे 24 बराबर 15 डिग्री देशांतर। 15 डिग्री देशांतर में टाइम लगा 1 घंटे का, और भारत फैला है लगभग 30 डिग्री देशांतरों में, तो 30 डिग्री में लगेगा 2 घंटे का। हम ऐसे कह दें कि इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, या 15 डिग्री देशांतर को पार होने में लगता है 1 घंटा, या 1 घंटे को आप कह सकते हो क्या 60 मिनट। इसलिए 1 डिग्री देशांतर को पार होने में लगेगा 60 मिनट बट्टे 15 बराबर 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में पार होगा, और 30 डिग्री देशांतरों में विस्तार है, तो 30 डिग्री देशांतरों को पार करने में लगेंगे 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो ये पहली बात तो हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर को पार होने में 4 मिनट लगा। अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। प्रत्येक डिग्री देशांतर को यदि हम उपभागों में बांटें तो 1 डिग्री देशांतर को 60 छोटे अंशों में बांटा जा सकता है, और उनको हम कहते हैं मिनट। 1 डिग्री देशांतर को आप क्या कहते हो? 60 मिनट देशांतर। एक ही बात है, ये बात और ये बात एक ही है। 1 डिग्री देशांतर को पार होने में 4 मिनट लगता है, या आप इस बात को कह दें
कि 60 मिनट देशांतर को पार होने में लगता है। 4 मिनट या 4 मिनट को आप कह सकते हो 240 सेकंड। ये दोनों लाइनें सेम हैं। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट में पार होता है, ऐसे कह दो। 1 डिग्री देशांतर में 60 मिनट देशांतर होते हैं, तो 60 मिनट देशांतर 4 मिनट में पार होते हैं, या 4 मिनट को आप कह सकते हो 240 सेकंड। तो 60 मिनट देशांतर 240 सेकंड में पार होते हैं, तो 1 मिनट देशांतर को पार होने में क्या टाइम लगेगा? अतः 1 मिनट देशांतर को पार होने में लगेगा 240/60 बराबर 4 सेकंड। तो अब यहाँ से 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है कि 1 डिग्री देशांतर को पार होने में तो लगा 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर को पार होने में लगता है 4 सेकंड। जैसे 1 डिग्री की देशांतरीय दूरी 4 मिनट में पार होगी, और 1 डिग्री और 1 मिनट ये देशांतरीय दूरी पार होगी 4 मिनट 4 सेकंड में। 1 डिग्री 2 मिनट की देशांतरीय दूरी पार होगी 4 मिनट और 8 सेकंड में। 1 डिग्री और 30 मिनट की देशांतरीय दूरी पार होगी 4 मिनट और 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट और हो गई, यानी 6 मिनट में। और 1 डिग्री और 60 मिनट की देशांतरीय दूरी पार होगी 4 मिनट और 240 सेकंड, यानी ये बात 2 डिग्री की है, 8 मिनट लगेंगे। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 29 डिग्री और 18 मिनट। अगर भारत 29 डिग्री देशांतरों में फैला होता, 30 में फैला होता, तो पूरा पूरा ही 2 घंटा लगता। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, और 30 डिग्री का मतलब 30 को 4 से गुणा करेंगे 120 मिनट, 2 घंटे लगते। अगर 29 में फैला होता तो 29 को 4 से गुणा करते, 29 को 4 से गुणा करेंगे तो 116 मिनट आते। तो अगर 29 में विस्तार होता तो 116 मिनट का डिफरेंस रहता, 30 में विस्तार होता तो 120 मिनट का रहता। अब विस्तार 29 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो एग्जैक्ट टाइम जो लगेगा वो 116 मिनट से ज़्यादा लिखेगा और 120 से कम लगेगा। अगर ये विस्तार 29.5 डिग्री में होता तो 118 मिनट लग जाते। 29.25 में होता तो 117 मिनट लग जाते, लेकिन ये 29.25 से भी थोड़ा ज़्यादा है। अब आपको 2 जानकारियाँ प्राप्त हैं। 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट का अंतर आएगा, और 1 मिनट का मतलब है 4 सेकंड का अंतर आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम, चूँकि भारत का विस्तार है कितने में, 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतरों में, 29 डिग्री को गुणा कर दें किससे, 4 मिनट से, और 18 मिनट को गुणा कर दें 4 सेकंड से। 29 को 4 से गुणा करेंगे तो 116 मिनट, और 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 सेकंड आएगा। 116 मिनट और 72 सेकंड। अब 72 सेकंड के आप मिनट बना सकते हैं, 1 मिनट और 12 सेकंड बनते हैं, तो आप कह सकते हो इनको 117 मिनट और 12 सेकंड। ये एग्जैक्ट अंतर आएगा भारत के दोनों किनारों पर सूर्य के दिखाई देने में, 117 मिनट और 12 सेकंड का। लगभग में देखा जाए तो ये 2 घंटे का पूछ सकते हैं, या मिनट में भी ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो 117 मिनट देते हैं, वो ऑप्शन सही होगा। आपको 117 मिनट, 118, 119, 120 ऐसे दे दिए जाएं तो कौन सा मिनट सही होगा? 117 होगा।
और 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे दिए जाएं तो 2 घंटे होगा। तो लिखिए अगला बिंदु, भारत के पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर भारत के पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर 117 मिनट 12 सेकंड 117 मिनट 12 सेकंड या लगभग 2 घंटे का होता है। 117 मिनट 12 सेकंड या लगभग 2 घंटे का होता है। क्यों होता है इतना अंतर? तो इसकी व्याख्या ये है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतरों में है तथा 1 डिग्री देशांतर को पार होने में 4 मिनट और 1 मिनट देशांतर को पार होने में 4 सेकंड लगते हैं। नीचे लिख लीजिए, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है। 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है तथा 1 डिग्री देशांतर को पार होने में 4 मिनट एवं 1 मिनट देशांतर को पार होने में 4 सेकंड लगते हैं। एक डिग्री देशांतर को पार होने में 4 मिनट एवं 1 मिनट देशांतर को पार होने में 4 सेकंड लगते हैं। कैसे लगते हैं ये हमने यहाँ कैलकुलेशन करके देखा है। तो ये स्टेप हम लिख सकते हैं और इसका निष्कर्ष आपके सामने ये आया कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट लगा और 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड लगा। और जब हमने 29 डिग्री को 4 मिनट से और 18 मिनट देशांतर को 4 सेकंड से गुणा किया तो हमारा रिजल्ट आया 116 मिनट और 72 सेकंड या 117 मिनट और 12 सेकंड। तो ये कैलकुलेशन लिख सकते हैं कि चूँकि 24 घंटे में सूर्य के सामने से पार होते हैं 360 देशांतर, तो 1 घंटे में पार होंगे। लिख लिया। अब आपको इसी गणना पर एग्जामिनर कोई अप्लाइड क्वेश्चन दे सकता है। जैसे आपको भारत के किन्हीं 2 स्थानों का देशांतरीय मान देकर वहाँ पर सूर्य के दिखने के संबंध में समय का अंतर पूछ सकता है। जैसे उसने आपको एक लोकेशन दे दी कि यहाँ कोलकाता है और ये कह दिया कि कोलकाता 89 डिग्री और 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और दूसरी तरफ कह दिया कि इधर मुंबई जो कि 71 डिग्री और 47 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। यदि इन 2 स्थानों की आपको देशांतरीय लोकेशन देकर ये पूछ ले कि मुंबई में सूर्योदय
6:49 पर होता है, तो कोलकाता में कितनी बजे होगा? तो एग्जामिनर ये अपेक्षा करता है कि आपको देशांतरों के माध्यम से समय की गणना करना आता है और आप दोनों स्थानों पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर बता सकते हैं। किसी एक स्थान पर आपको सूर्योदय का समय दे दिया जाए तो दूसरे स्थान का ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यही सवाल आया है कि कोलकाता का देशांतरीय मान 89 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर है, मुंबई का 71 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर है। मुंबई में सुबह 6:49 पर सूर्य दिखाई देता है, तो कोलकाता में कितने बजे दिखाई देगा? निकालो। उदाहरण लिखूं क्या? यदि कोलकाता 89 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है एवं मुंबई 71 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यदि मुंबई में प्रातः 6:49 पर सूर्योदय होता है, तो कोलकाता में सूर्योदय का समय क्या होगा? सवाल करने का तरीका सबको आ रहा है। इस बात का सबको पता है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड को लगते हैं। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये सवाल नहीं आता। अब अगर सबका उत्तर नहीं निकला है तो उसका निष्कर्ष ये है कि जोड़ बाकी में समस्या है। तो जोड़ बाकी या गुणा गलत है हमारा, तभी नहीं हुआ होगा। कितना आया है जिन्होंने भी किया है? 5:39 और तो दोनों स्थानों के पहले तो देशांतरों का अंतर देखो। कोलकाता का दिया गया है 89 डिग्री 13 मिनट और मुंबई का दिया गया है 71 डिग्री 47 मिनट। अब 13 मिनट में से 47 मिनट घटाना, पहली तो समस्या है ये है। हाँ, तो इसका एक ही उपाय है कि 89 डिग्री के बजाय 88 डिग्री लिख लें। यहाँ 1 डिग्री में जो 60 मिनट है वो 60 मिनट इधर जोड़ दें, तो 60 और 13 73 मिनट। अब दोनों बातें सेम ही हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, या दूसरा तरीका ऐसे भी है कि 71 डिग्री 47 मिनट है, 72 डिग्री कितने मिनट और जोड़ते ही आएगा, तो 47 में 13 मिनट जोड़ते ही क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। फिर 72 से 89 तक चलेंगे तो यहाँ पर आपके डिग्री होंगे कितने? 17। और फिर 89 से ऊपर कितने हैं? 13। तो देखिए आड़ू तरीका तो वो होता है, ये होता है, ये तो 71 डिग्री और ये 89 डिग्री। 89 डिग्री के ऊपर कितनी मिनट हैं? 13 मिनट। और 71 डिग्री से पहले हम देखें तो
70 डिग्री से आगे, अच्छा 71 डिग्री 47 है क्या? 71 डिग्री से आगे कितनी मिनट है? 47 मिनट। तो आपको जो डिफरेंस लेना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेना है। तो देखिए 71 से आगे यहाँ आता है 72। अब 72 71 47 से कितना दूर है? तो 13 मिनट दूर है। 47 में 13 जोड़ते ही कितना हो जाता? 72। तो 13 मिनट तो इधर पड़े हैं और 89 से आगे 13 मिनट इधर पड़े हैं और 72 से 89 के बीच में है सिर्फ डिग्री। कितने? तो 17 तो डिग्री हो गए, 13 मिनट पीछे का, 13 मिनट आगे का। तो 17 डिग्री और 26 मिनट का डिफरेंस होता है। ये तो सही तरीका तो ये है। ये तो हम गलत लिख रहे हैं, 88 डिग्री और 73 मिनट। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, फिर भी लिख लिया है तो लिखेड़ा के बुझाण से। दूसरी संख्या है आपकी 71 डिग्री और 47 मिनट। अब इसका बाकी करना आसान है। 73 में से 47 घटाओगे तो कितना आएगा? 26 मिनट। यही 26 मिनट जो 72 से पहले किए और 89 से आगे किए हैं, वही 26 मिनट। 72 से 89 तक सारे डिग्री थे। अब 88 में से आप 71 डिग्री निकालोगे तो कितना आएगा? 17 डिग्री। 17 डिग्री और 26 मिनट, ये आपका डिफरेंस होगा। तो यदि ऐसे बाकी नहीं हो रही हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, तो इधर वाला जो डिग्री है इसके खुले कर लेने चाहिए। या 100 का खुला कौन कर लेंगे? 100 सिक्का, 100 का नोट का। वैसे ही 1 डिग्री के खुले करेंगे तो इसके क्या बनेंगे? 60 मिनट बनेंगे। और 60 मिनट 13 में जोड़ते ही क्या हो गए? 73 मिनट। अब इसका बाकी किया जा सकता है। तो आपका रिजल्ट आया 17 डिग्री और 26 मिनट। हमें ये पता है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड लगते हैं। तो 17 डिग्री और 26 मिनट में 17 डिग्री को तो करना है किससे गुणा? 4 मिनट से। और 26 मिनट देशांतर को गुणा करना है 4 सेकंड से। 17 को 4 से गुणा करेंगे तो आएंगे कितने? 68 मिनट। और 26 को 4 से गुणा करेंगे तो आएंगे 104 सेकंड आएंगे। 104 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट और 44 सेकंड बनेगा। तो 1 मिनट इसमें जोड़ते ही ये तो हो गया 69 मिनट और 44 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि कोलकाता में 69 मिनट और 44 सेकंड पहले ही सूर्य दिख जाएगा। अब मुंबई में दिखाई देने का टाइम है कितना? 6:49। तो 6:49 में से 69 मिनट और 44 सेकंड घटाने हैं। तो सबसे टेढ़ा काम है ये। 6:49 मिनट में से 69 मिनट और 44 सेकंड घटाने, तो यानी 1 घंटा 9 मिनट और 44 सेकंड। यही तो बात हुई ना। 6:49 में से 1 घंटा घटाएंगे 5:49। 5:49 में से तो सबसे पहले तो देखिए 1 घंटा घटाया, तो 6:49 में से 1 घंटा घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 5:49। दूसरी बात, अब घटाओ 9 मिनट। तो 5:49 मिनट में से आप 9 मिनट माइनस करोगे तो आ जाएगा 5:40। अब 5:40 मिनट में से अब आपको घटानी है 44 सेकंड। अगर पूरी 60 घटानी होती तो 5:39 ही कर देते, लेकिन 44 ही घटानी है। तो 40 मिनट में से आप 44 सेकंड घटाओगे तो 39 मिनट और 16 सेकंड बचेंगे। तो 5:39 मिनट और 16 सेकंड पर सूर्य दिखाई देगा। ऐसे ही एग्जामिनर का मूड हो जाए कि गणित चेक करते हैं थोड़ी, तो ऐसे सवाल दे सकता है कि इन 2 स्थानों का देशांतरीय मान ये है
और दोनों स्थानों पर सूर्य के दिखने का या तो समय का डिफरेंस पूछ ले, तो समय का डिफरेंस पूछ ले तब तो क्या है 1 घंटा 9 मिनट और 44 सेकंड आया। लेकिन एक स्थान पर सूर्योदय का टाइम देकर दूसरे स्थान पर आपको सूर्योदय का टाइम पूछ ले, तब ऐसी स्थिति में हमें कैलकुलेशन ये करनी है कि आपको कौन से स्थान का दिया हुआ है। जैसे इसमें आपको दिया किसका, मुंबई का टाइम दे दिया और कोलकाता का पूछ लिया, तो सीधा रटकर नहीं चले जाना है कि हमें तो जोड़ना है या बाकी करना है। जिसका देशांतरीय मान कम है, जो पश्चिम में है वहाँ बाद में दिखेगा और जो पूर्व में है वहाँ पहले दिखेगा। तो उस 89 डिग्री और 13 मिनट पर तो पहले दिखेगा और 71 डिग्री 47 मिनट पर बाद में दिखेगा। बाद में दिखा उस जगह का टाइम बताया है कि 6:49 पर दिखा मुंबई में, इसका मतलब कोलकाता में तो पहले दिख चुका। कब दिख चुका, 1 घंटा 9 मिनट 44 सेकंड पहले दिख चुका। तो इस 6:49 में से हमने ये घटाया। अगर यही सवाल आपको एग्जामिनर ऐसा दे देता कि कोलकाता में 6:49 पर दिखता है, तो मुंबई में कितने बजे दिखेगा, तो 6:49 में, यदि 6:49 कोलकाता का टाइम है तो मुंबई में कब दिखेगा, मुंबई में बाद में दिखेगा। तो प्लस करो 1 घंटा 9 मिनट 44 सेकंड, 6:49 में 1 घंटा जोड़ोगे 7:49, 9 मिनट और जोड़ोगे तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58 और ऊपर 44 सेकंड और, तो 7:58 और 44 सेकंड पर दिखा। इस तरीके से एग्जामिनर आपको कई कैलकुलेशन करवा सकता है। जैसे एक मान दे दिया, यदि जोधपुर सत्तर डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, तथा गुवाहाटी 93 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। यदि जोधपुर में सूर्योदय 6:39 पर हुआ, तो इसी समय गुवाहाटी में कितने बज रहे हैं। कर लिया, हाँ, कितना बजाया, हाँ, 5:09, चौबीस सेकंड। तो फिर तो आप ऐसे ही बता सकते हो, अभी सीकर में 7:36 हो रहे हैं, तो अभी गुवाहाटी में कितने बज रहे हैं, हैं? पेन और कॉपी लेर लाग रहे हैं, काटे हैं मेरे। क्या सवाल है? जोधपुर में सूर्योदय 6:39 पर हुआ है,
तो इसी समय गुवाहाटी में कितने बज रहे हैं? तो गुवाहाटी चूंकि भारत में ही है, तो जितने जोधपुर में बजेंगे उतने ही गुवाहाटी में बजेंगे। आपको ये नहीं पूछा है कि गुवाहाटी में सूर्योदय का समय क्या है? पूछा है क्या? फालतू में ही बता रहे हो। आपको ये पूछा है कि जोधपुर में 6:39 हुए हैं, गुवाहाटी में टाइम क्या है? हैं? कई बार ज़्यादा पटेड़ो भी नुकसान करे। और सवाल नहीं करना हो जो तो दिमाग लगा ही ले। हैं? तो ये ध्यान कर लेना कि एग्जामिनर ने आपको ऐसा पूछा है क्या कि दूसरे स्थान पर सूर्योदय का समय बताओ, क्योंकि उसको पता है कि ये तैयारी करके आएंगे और इनको एक जगह की घड़ी का टाइम बताकर दूसरी जगह का पूछ लो। और आपने कितना निकाला है? ऑप्शन ए में तो यही आएगा। ऑप्शन बी में वो लिख सकता है 6:39। 100 बल तो ही नहीं 800 है। और यही सही था कि आपको सिर्फ समय पूछा कि इस समय गुवाहाटी में क्या बज रहा है, तो जो जोधपुर में बजा है वही बजता है, क्योंकि पूरे भारत में अभी तक तो एक ही मानक समय है जिसका हम पालन करते हैं। हर जगह सूर्य अलग अलग टाइम पर दिखता है। जैसे सीकर में इस देशांतर पर जब दिखा, नागौर में उसके थोड़ी देर बाद में दिखेगा, जोधपुर में उससे थोड़ी देर बाद में दिखेगा, जैसलमेर में उससे भी बाद में दिखेगा। लेकिन भारत की सभी घड़ियों में टाइम हमेशा समान ही रहेगा, चाहे कहीं सूर्योदय हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। भारत के पश्चिमी किनारे की तुलना में पूर्वी किनारे पर सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। तो पश्चिमी किनारों वालों की सूर्योदय होता है, तब वो पूर्वी किनारे वाले से बात कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे तो 2 घंटे पहले ही हो गया था। या पश्चिमी किनारे पर जब अंधेरा है तो पूर्वी किनारे पर उस समय रोशनी हो जाती है। या शाम के समय जब पूर्वी किनारे पर अंधेरा हो चुका है, उसके 2 घंटे बाद में इधर पश्चिमी किनारे पर सूर्यास्त होगा। जैसे अभी मान लीजिए भारत के पश्चिमी किनारे पर सूर्यास्त शाम के 7:30 बजे हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में तो 5:30 ही हो गया था वहाँ। तो यहाँ पर यदि 5:30 बजे होता है, सर्दा में आगरा ना, तो वहाँ तो 3:30 बजे ही हो जाए। हमारे यहाँ पर कभी सूर्य सुबह पश्चिमी भारत में 6 बजे दिखता है, 6 बजे उदय होता है, तो उनके तो 4 बजे ही हो जाता है। तो ये दोनों किनारों पर जो टाइम का डिफरेंस है सूर्य के दिखाई देने के संदर्भ में है। प्रत्येक देशांतर पर सूर्य के संदर्भ में जो उसका स्थानीय समय होता है वो हर देशांतर पर 4 मिनट का डिफरेंस लिए होता है, लेकिन स्थानीय समय का हम पालन नहीं करते। स्थानीय समय का पालन करने से कई परेशानियां हैं। जैसे भारत के हर देशांतर पर आप टाइम अलग अलग कर लो, घड़ियों में 4-4 मिनट के डिफरेंस पर कर लो, तो जैसे आप 8 बजे यहाँ से चले पश्चिम की ओर और आप तेज़ गति से चले, तो आप 8 बजे चल के और 7:45 बजे पहुँच सकते हैं, क्योंकि पश्चिम का समय अभी पीछे और पूर्व का समय आगे है। तो यदि हर देशांतर पर आपने 4-4 मिनट का डिफरेंस कर लिया, तो इस देशांतर पर अभी 7 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं, तो इधर पश्चिम में जो देशांतर पर है उस पर तो अभी 4 मिनट कम ही हुए हैं, अर्थात उस पर 7:56 ही हुए हैं। उससे आगे वाले देशांतर पर 7:52 ही अभी हुए हैं। तो आपकी स्पीड यदि बहुत ज़्यादा हो, मैं आती स्पीड को आपने कोई साधन को नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप दूसरी जगह पहुंचोगे, वहाँ पर जहाँ से चले थे उससे पहले समय में पहुंच सकते हो। फिर भी ऐसा नहीं भी हो पाए तो यात्रा करने में कई कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए हमने पूरे भारत में यह तय कर लिया कि अलग अलग टाइम नहीं रखेंगे,
एक ही टाइम को मान लेते हैं, एक ही टाइम को फॉलो कर लेते हैं। इसलिए जो ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री का देशांतर, उससे हम कैलकुलेशन करते हुए लाए और भारत के समय को हमने फिक्स कर दिया कि किसी एक देशांतर के समय को मानक मान लो और उसी के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय घोषित कर दो। तो इधर जो ग्रीनविच से गुजर रहा है 0 डिग्री का देशांतर, उससे हम इस तरफ चलेंगे पूर्व में, तो प्रत्येक देशांतर का मतलब है वहाँ का समय इस ग्रीनविच से 4 मिनट आगे है। अर्थात 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच से 4 मिनट आगे, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर का 8 मिनट आगे, 3 डिग्री का 12 मिनट आगे है। यहाँ 68 डिग्री है तो 68 डिग्री का समय 68 को 4 से गुणा करेंगे उतना आगे है। यहाँ 97 डिग्री है तो 97 डिग्री का समय 97 को 4 से गुणा करेंगे उतना ग्रीनविच से आगे। तो हर जगह का स्थानीय समय ग्रीनविच से वो कितने देशांतर पर स्थित है उसके अनुसार 4-4 मिनट का डिफरेंस लिए हुए है। पूरे भारत में हमें समय के संदर्भ में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने एक देशांतर रेखा को आधार मान लिया और इस ग्रीनविच से लगभग 15 डिग्री के अंतराल पर हम चलते जाएं तो पूरी पृथ्वी को हमने 24 समय देशांतरों में विभक्त किया है। अब कोई भी देश यदि किसी देशांतर रेखा को समय रेखा के रूप में अपनाए तो वो या तो 7.5 डिग्री के अंतराल पर या वो 15 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा होनी चाहिए। जैसे हम अपना सकते थे, यहाँ से चलेंगे 7.5 डिग्री, 15 या 22.5 या 30 या 37.5 या 45 या 52.5 या 60, ऐसे हम आगे चलते जाएं। 60 अपना सकते थे, 60 से आगे चलें 75, 60 तो हमारे में से गुजर नहीं रही थी, 75 गुजर रही है, तो 75 को अपनाया जा सकता है। 75 को नहीं अपनाएं तो 75 से 15 आगे चलें तो 90 को अपना सकते हैं। 7.5 के अंतराल पर चलें तो 75 और 90 के बीच में है 82.5। तो यदि हम 75 डिग्री को मानक समय मान लेते तो वो तो इस किनारे से गुजर रहा है, यहाँ का मानक समय ये व्यक्ति मानता तो इसको बहुत प्रॉब्लम होती। और यदि हम 90 डिग्री को कर लेते तो यहाँ वालों की तो समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय समय को हम यहाँ पर मानक माने पश्चिम में तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमने 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मान लिया। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत के इस भाग से गुजरती है, इसके स्थानीय समय को हमने कह दिया कि ये पूरे भारत में मान्य होगा। तो इसका स्थानीय समय ज्ञात कर लो, इसका लोकल टाइम ज्ञात कर लो। ग्रीनविच से हम चलेंगे कितने, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट। तो 1 डिग्री का तो मतलब होता है 4 मिनट का डिफरेंस, और 1 मिनट देशांतर का मतलब होता है 4 सेकंड का डिफरेंस। 82 को 4 से गुणा किया, हाँ 328 मिनट, और 30 मिनट देशांतर को 4 सेकंड से गुणा किया 120 सेकंड। 120 सेकंड के बनते हैं 2 मिनट, तो 2 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये समय हो गया कितना, 330 मिनट। इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 330 मिनट आगे है। 330 कह दें या 5 घंटे 30 कह दें। मान लीजिए ग्रीनविच पर रात का 12 बजा, उस टाइम हमने यहाँ का टाइम कैलकुलेट किया तो हमने वहाँ से 5.5 घंटे आगे कर लिया, यानी सुबह का 5:30 ये टाइम हमने अपनी घड़ी में फिक्स कर लिया। अब हमने इलाहाबाद के निकट नैनी गांव ढूंढा यहाँ पर, जो ठीक 82.5 डिग्री पूर्वी
देशांतर पर था। वहाँ पर एक घड़ी ले गए हम, और उस घड़ी में ग्रीनविच पर टाइम पूछा कि कितने बज रहे हैं। उन्होंने जितना भी बताया, सही बताया उससे हमने 5.5 घंटे उस घड़ी में आगे टाइम किया, और फिर पूरे भारत को ये कह दिया कि इस घड़ी में जितने बज रहे हैं वही टाइम आप अपनी घड़ियों में सेट कर लो, पूरे भारत की घड़ियों में यही टाइम रहेगा। लेकिन कुछ ने सेट नहीं किया, उन्होंने जोधपुर और गुवाहाटी में अलग अलग बताया, जबकि गवर्नमेंट ने तो ये कहा था कि सबका टाइम ये रखना है 82.5 डिग्री वाला। तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से हमने टाइम फिक्स कर दिया, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, और पूरे भारत के लिए उसको हमने मानक समय मान लिया। ये लगभग बीच में से गुजरती है ये रेखा। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ ही कोई खास परेशानी नहीं होती है समय को मानने के संदर्भ में। लेकिन विशेषकर यदि शीत ऋतु की बात की जाए तो शीत ऋतु में जैसे पश्चिमी भारत में सूर्यास्त शाम को 5-5:30 के आसपास अस्त हो जाता है। 5:30-1 बजे छिप जाए ना, जनवरी में सी दिसंबर में। तो अगर पश्चिमी भारत में जैसलमेर में ये टाइम है तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में तो वो 4:30 बजे ही अस्त हो गया होगा, या 4 बजे ही हो गया होगा। अब यदि 4 बजे अंधेरा हो गया और ऑफिस का टाइम 6 बजे तक का है, तो उनको ये लगेगा कि जो नौकरी है वो दिन की और रात की दोनों की है, 2 घंटे तो रात में करनी पड़ रही है। तो वो ऐसे कई बार डिमांड करते हैं कि या तो हमारी छुट्टी पहले कर दो, है? या हमारे लिए समय जोन अलग बना दो। तो पूर्वी भारत में अलग समय जोन की मांग लंबे समय से है कि पूरे भारत को 2 टाइम जोन में डिवाइड कर लो, इधर वालों का अलग और इधर वालों का अलग। ऐसा करके हम हमारे हिसाब से टाइम रखेंगे और वो बाकी भारत के इस टाइम से थोड़ा आगे हो जाएगा। और उसके हिसाब से जो पूरे भारत में हम देखते हैं एक ही हमने जो समय कर रखा ऑफिसेज़ का, वो अपने मानक समय के हिसाब से करेंगे तो उनको वो रात होने की वो परेशानी नहीं आएगी। इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि देखो फालतू में अंधेरा होने के बाद में ऑफिसेज़ की लाइट जलती है, एक्स्ट्रा खर्चा आता है देश का, तो अलग समय जोन बनाना चाहिए, ऐसी डिमांड है। लेकिन अपने को नहीं बनाना है, अपने को एक ही ध्यान में रखनी है। ये जो लाइन है ये भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो स्थिति देखिए, यहाँ तो है, ये तो है यूपी, यहाँ चलेंगे तो ये स्टेट है कौन सा? एमपी। एमपी से आगे चलेंगे तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे चलेंगे तो यहाँ है ये ओडिशा, और ओडिशा से आगे चलेंगे, मैं गलत बोल को ओडिशा, तो यहाँ है आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट से गुजरती है? 5 से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। एक बार तो यही प्रश्न आया हुआ है इस टॉपिक से कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से? लिखिए, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारत की मानक समय रेखा। लिखिए इसके सामने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा के रूप में, भारत की मानक समय रेखा के रूप में
माना गया है, मानक समय रेखा के रूप में माना गया है। आगे लिखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच रेखा से 330 मिनट या 5.5 घंटे आगे है। 330 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट या 5 से 1/2 घंटे आगे है। अतः इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित नैनी ब्रैकेट में लिख देना, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान के स्थानीय समय को नैनी नामक स्थान के स्थानीय समय को पूरे भारत के लिए मानक समय के रूप में अपना लिया गया है। मानक समय के रूप में अपना लिया गया है। तो पूरे भारत में जो टाइम हो रहा है आपकी घड़ियों में, वो लोकल टाइम नहीं है, वो क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है। भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ का लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम दोनों सेम है। वो कौन सी जगह है? आपके सामने तो एक नाम है अभी तो नैनी। बाकी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर जितने भी गांव, जितनी भी जगह है, उस हर जगह का लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम है। क्योंकि लोकल टाइम वहाँ पर ग्रीनविच के हिसाब से हम गिनते आएंगे तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है और पूरे भारत में भी टाइम 5.5 घंटे आगे है। लेकिन बाकी किसी भी जगह का जो टाइम है वो लोकल टाइम नहीं अपनाया गया है, स्टैंडर्ड टाइम अपनाया गया है। तो हमारे यहाँ का लोकल टाइम अलग है और स्टैंडर्ड टाइम अलग है। हम फॉलो कर रहे हैं कौन से टाइम को? नैनी वाले को। हमारे यहाँ पर ग्रीनविच के अकॉर्डिंग जो टाइम होना चाहिए था वो अलग होना चाहिए था। जैसे सीकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से सीकर का समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे होना चाहिए। तो नैनी से हमारा टाइम आधे घंटे पीछे होना चाहिए था। 75 डिग्री देशांतर का समय वैसे पाकिस्तान द्वारा अपनाया गया। तो पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधे घंटे पीछे है, वो हमसे पीछे है। अगर हम भी वही मानते तो हमारा टाइम भी भारत के जो बाकी स्टैंडर्ड टाइम है उससे लगभग आधे घंटे के डिफरेंस पर होता। तो आपका लोकल टाइम और आपका स्टैंडर्ड टाइम सीकर में रहते हुए यहाँ पर लगभग आधे घंटे के डिफरेंस पर है। आपकी घड़ियों में यदि 8 बज रहा है तो एक्चुअल में यहाँ पर ग्रीनविच के हिसाब से कितना बजना चाहिए? तो समस्या होगी। 7:30 8:30 बजना चाहिए। 8:30 तो कैसे बजेंगे? हम नैनी से पश्चिम में हैं, नैनी पर 8 बज रहे हैं
तो हमारे यहाँ लोकल टाइम के अनुसार तो 8 नहीं बजना चाहिए था, 8 से कम ही बजना चाहिए था, 7:30 बजना चाहिए था। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि 8 बज गए हैं, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग अभी 7:30 ही बजे हैं, इसलिए जल्दी नहीं करनी है। लिखिए अगला बिंदु, भारत की मानक समय देशांतर रेखा, भारत की मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। नाम लिख लीजिए सामने 5 के। यूपी, एमपी या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दूसरी बात, इस मानक रेखा के अलावा एक प्रश्न और बनता है। भारत के मध्य में से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हैं कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ आगे चलेंगे तो है झारखंड, इसके आगे चलेंगे तो है वेस्ट बंगाल, यहाँ चलेंगे तो है त्रिपुरा, और उसके आगे चलेंगे तो मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला बिंदु लिखिए, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिख लेना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः निम्न है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः निम्न है। नाम लिखिए, पहला गुजरात से आगे चलेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिज़ोरम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिज़ोरम है। तो एक तो महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है और एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। मानक देशांतर रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ के यहाँ कोरिया जिले में। लिखिए, कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में काटती हैं। कोरिया जिले में काटती हैं। तो देखिए, भारत की अवस्थितिकी में ये तो सारी बातें हुई, इसके विस्तार की, लंबाई, चौड़ाई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, सूर्य के दिखने में समय के अंतर के संदर्भ में मानक समय रेखा, अक्षांश देशांतर की अवस्थितिकी में इसके अलावा जो बात बनती है वो इसके चारों ओर की बाउंड्री की ओर बनती है। तो इसकी सीमाओं के बारे में ज्ञान करेंगे कल।